कैसे बड़ा पैसा बनता है स्टॉक मार्केट में। यदि आपको वेल्थ बनाने का है लॉन्ग टर्म में, तो आपको आईटी सेक्टर को कैसे देखते हैं? क्या ये कॉन्ट्राबेट है या वैल्यू ट्रैप है? एक स्टॉक मार्केट की सबसे ब्यूटीफुल चीज क्या है, जो स्पेस सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म करती है ना, सबसे ज्यादा विनर्स वहीं से निकल कर आते हैं। एआई में आपको क्या लग रहा है कि अभी हाइप है, डीपर करेक्शन हो सकता है कि नहीं? I completely in that camp where I feel this correction should happen anytime soon because अगर आपको एक सेक्टर या थीम अभी चुनना हो, रिस्क कम है यहाँ पर और वेल्थ बनने के चांसेस हैं। I think and खासकर ये दो सेक्टर बहुत अच्छा वैल्यूएशन क्रिएट करेंगे फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर मेरे कंटेंट से आज तक आपको कुछ भी सीखने मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस होंगे उतने ही बड़े गेस्ट मैं लेके आ पाऊंगा और हमें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू एवरीवन टुडे फॉर समय देने के लिए। स्टॉक मार्केट में जो लोग आते हैं ना, पैसा बनाने आते हैं, मेरे हिसाब से मैं भी स्टॉक मार्केट में इसीलिए आया था। लेकिन पैसा बनाना और पैसे के लिए आना दोनों बहुत बड़े चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। तो बड़ा पैसा, आप लोग बहुत समय से स्टॉक मार्केट में हो, कैसे बड़ा पैसा बनता है स्टॉक मार्केट में? मैं आपके हो सकता है अलग अलग व्यूज हों, तो मैं जानना चाहूंगा। अमरीश जी, आपसे चालू करते हैं। आपके हिसाब से अब तक जो आपने बड़ा पैसा बनाया और जो लोगों को देखा, कैसे बनाया? क्या एक तरकीब है या क्या आपका एक सीक्रेट रहा है? देखिए, प्रॉफिट बन जाता है एंड वन ऑफ द पॉसिबल रीजंस फॉर प्रॉफिट कैन आल्सो बी लक। आपका लक अच्छा है, प्रॉफिट बन गया। जी। पर यदि आपको वेल्थ बनाने का है लॉन्ग टर्म में, तो आपको डिसिप्लिन चाहिए। एंड दिस इज द मेजर इश्यू विद मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स कि डिसिप्लिन रहता नहीं है। दूसरा जो लोग मिस्टेक करते हैं, दे ट्राई टू कॉपी अ सक्सेसफुल पर्सन जिसने काफी वेल्थ बनाया, पैसा बनाया, ब्लाइंडली कॉपी द पर्सन। वो होता नहीं है। जी। बिकॉज आई हैव ऑल्सो सेड दिस अर्लियर कि इट्स अ वेरी पर्सनल गेम। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके लिए वर्क होता है। जो मेरे लिए वर्क होता है वो शायद आपके लिए वर्क ना हो। सो यू हैव टू डेवलप योर ओन स्टाइल। सो इफ यू डेवलप योर ओन स्टाइल, you have discipline and you are willing to take some effort. Easily कुछ आता नहीं है। You need to do your own research. तो ये सब करते हैं, then I think in the longer term the probability of making wealth is very high. क्योंकि मार्केट में कुछ गारंटी नहीं है। जी। But the probability of making wealth is very high if you have these couple of things in place. तो आपके लिए कौन सी स्टाइल काम करी है पर्सनली? मेरे लिए जो कॉन्ट्रा स्टाइल है वो वर्क की है। आई बीन इन द मार्केट्स फॉर अबाउट 40 years नाउ। मुझे 20 साल लगा कॉन्ट्रा स्टाइल में फिट होने के लिए। जी। बट इट डजंट मीन दैट कि मैं केवल कॉन्ट्रा स्टाइल करता हूँ। आई ऑल्सो लुक एट वैल्यू इन्वेस्टिंग। आई ऑल्सो ट्रेड विद इन दैट। राइट। जैसे कि मेरे पास कोई स्टॉक है विच आई बॉट फॉर लॉन्ग टर्म, सडनली बढ़ गया, I utilize those opportunities. But at the same time, मैं ट्रेड नहीं करता हूँ just for trading sake. राइट। मुझे पता चला कि इसमें मोमेंटम है, ले लो, 5 दिन के बाद निकलो। That is not my style. And I don't even look at it. ओके। F&O मेरे लिए वर्क होता नहीं है। कोशिश किया है आपने कनो? कोशिश नहीं किया है। I have done trading much before F&O came in. अच्छा। 80s and 90s में मैं ट्रेडिंग करता था। जी। But somewhere it didn't work for me. तो मैंने छोड़ ही दिया वो। आई डू वॉट वर्क्स फॉर मी एंड आई मीन इट डजंट मेक सेंस फॉर मी टू ट्राई न्यू थिंग्स राइट नाउ। राइट। तो ये सेट हो गया मेरे पास। इट्स बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 20 years वेरी वेल। व्हाई चेंज? या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अनुज, आपके लिए क्या सीक्रेट रहा है वेल्थ का? आपने बहुत लोगों को इंटरव्यू भी करा है, तो बहुत सीखा भी होगा। तो आपके हिसाब से कैसे बड़ा पैसा बनता है स्टॉक में? राहुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। पता है, एक यूएस में एक ब्रोकरेज हाउस ने एक रिसर्च पब्लिश की थी कि सबसे ज़्यादा पैसा, उनके क्लाइंट्स की रिसर्च थी वो, सबसे ज़्यादा पैसा किन्होंने बनाया। तो पता है, उस रिसर्च में सबसे ऊपर जो 3% के लोग थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा वेल्थ बनाई, वो कौन से लोग थे? गेस करिए। उनके वो क्लाइंट्स जो अब दुनिया में नहीं है, जिनकी डेथ हो गई है। अच्छा, ओके। तो मतलब और लॉजिकल है क्योंकि उन्होंने पिछले 10 साल से कुछ किया ही नहीं है।
तो उनके अकाउंट में कुछ अमेज़ोन के, कुछ मेटा के, कुछ एनवीडिया के, कुछ इनके शेयर्स पड़े थे। अब अगर वो एक्टिव मार्केट में होते तो ऑब्वियसली वो इस मार्केट के अब तक थोड़ा रुके होते। जी, बिल्कुल। 10 गुना स्टॉक हुआ होता तो बेच देते। लोग तो 10 गुना क्या 10-25% बेच देते हैं। 10 गुना हुआ होता, 20 गुना हुआ होता, 50 गुना होता, कहीं तो बेचते। वो 1000 गुना तक थोड़ा रोकने वाले थे। दूसरे नंबर पे जो सेट था वो कौन सा था? जो अपने पासवर्ड भूल गए अकाउंट के, उनको याद ही नहीं है, वो लॉग इन ही नहीं कर पा रहे हैं, और या फिर भूल गए हैं कि हमारा कोई अकाउंट भी एग्जिस्ट करता है। सबसे ज़्यादा पैसा ना उन्होंने बनाया है। अब आप हंस रहे हो, मैं अपनी लाइफ से एग्जांपल देता हूँ। तो मेरे जैसे मेरे बड़े भाई हैं, वो इन्वेस्ट जैसे करते थे, तो वो उनका ही एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो इन्वेस्ट करते थे कई स्टॉक्स में, उनमें से एक बार ना वो एक स्टॉक में इन्वेस्ट करके भूल गए बाई चांस, ठीक है ना। और वो भूल भी क्या गए, वो मतलब मेरे फादर की डेथ हो गई तो उसके बाद हम सब उसी चीज़ में लगे रहे। उसके बाद दिमाग से उतर गया कि वो है। फिर एक दिन ऐसे ही उन्होंने कहा कि मैं देख तो लेता हूँ कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं डीमैट में, क्या है। तो उनमें से वो एक स्टॉक था, वो बाई चांस की बात है कि 200 गुना हो चुका था। तो अब अगर वो एक्टिवली इसको ट्रैक कर रहे होते तो वो आई एम 100% श्योर कि 200 गुना तक नहीं रुके होते। देखिए 200, 500 गुना, 1000 गुना तक रुकने के लिए ना राकेश झुनझुनवाला जैसी एक हिम्मत चाहिए, जो स्टॉक्स में 40-50, अभी टाइटन की सीरीज आई हुई है जो बहुत चल रही है, सबको देखनी चाहिए वो, ठीक है ना, क्योंकि वो सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर उनके लिए वही रहा था। लेकिन उसकी टाइटन की जर्नी में कितने बार स्टॉक्स 40-50-60% गिरा है, ठीक है। एक और चीज़ होती है कि आप अपना एक विनर बेच देते हैं मान लो, उसके बाद उस पैसे को लगाएंगे कहाँ पर, जी। वो भी एक बड़ा सवाल आ रहा है। तो देखिए बड़ा पैसा, बड़ी वेल्थ बनती है वहाँ पर जहाँ पर आप कन्विक्शन के साथ एक ओवर साइज बेट लें। एक होता है आपने 100 गुना पकड़ लिया एक स्टॉक, लेकिन उसमें आपने लगाई 10,000 रुपये। 10,000 रुपये अगर आपने लगा भी दिए, 100 गुना स्टॉक हो भी गया तो भी आपने 10 लाख रुपये कमाए ना। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कहीं ज़्यादा मल्टीबैगर आइडेंटिफाई किए हैं राकेश झुनझुनवाला से, लेकिन उनकी वेल्थ राकेश झुनझुनवाला की 1% भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कन्विक्शन होना चाहिए कि उसके बाद जब आप सही हो तो आप कितना पैसा बना रहे हो, और जब आप गलत हो तो आप कितना पैसा लूज कर रहे हो। स्टॉक मार्केट में इवेंचुअली गेम इस चीज़ का है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमित, आपका क्या स्ट्रैटेजी रहा है? देखिए हमारी स्ट्रेटजी प्रॉब्ली एज ए नेक्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर मतलब थोड़ा सा फिलॉसफी में डिफरेंट हो गए हैं। हमें लगता है कि आपको टाइमली स्विच करते रहना चाहिए, इन्वेस्टेड रहना चाहिए। आई एग्री विद अनुज भाई एंड अमरीश बालेगा जी, इन्वेस्टेड रहना चाहिए, पर टाइमली स्विच बहुत ज़रूरी है अभी। अब वो स्विच एसेट क्लास के अंदर हो सकता है, आपको इक्विटी से गोल्ड में कब जाना है, गोल्ड से सिल्वर में कब जाना है, सिल्वर से रियल एस्टेट में कब जाना है, उससे इक्विटी में कैसे आना है, स्विच ज़रूरी है। एक ही एसेट क्लास जिंदगी भर ऊपर नहीं जा सकता है जी। ठीक है। तो हम तो हमारा एक 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है जिसको हम फेमसली डिनोट करते हैं। इवन इफ यू सर्च गूगल, 9th वंडर विल कम ऑन आवर नेम। अच्छा, व्हाट वी कॉल इज इन्वेस्ट राइटली, स्विच टाइमली। राइट। तो हमें लगता है स्विच टाइमली बहुत ज़रूरी है। आई कंप्लीटली एग्री विद अनुज भाई एंड अमरीश जी कि पैसा लॉन्ग टर्म में बनता है, और टाइमली रोटेशन। अगर मान लीजिए एक स्टॉक मैंने लिया और 50% चढ़ गया एक महीने में किसी भी कारण से, कोई न्यूज़ आई, गलत न्यूज़ थी, सही न्यूज़ थी, वो तो बाद में आइडेंटिफाई होता है मार्केट के अंदर, पहले तो स्टॉक 50% भाग जाता है। मैं स्मॉल कप माइक्रो कप की बात कर रहा हूँ। आई विल नॉट शाई अवे टू बुक द प्रॉफिट एक बार को। अगर मुझे लगा कि हाँ ये 50% चला है, 10-20% नीचे आएगा बिकॉज ब्रॉडर मार्केट गिरेगा, तो मार्केट नीचे आएगा, आई विल ट्रेड इन दैट स्टॉक। मैं डायरेक्शनली लॉन्ग हूँ, बट अगर मुझे पीरियोडिक प्रॉफिट्स मिल रहे हैं तो आई वुड लव टू बुक दोज प्रॉफिट्स एंड प्रॉब्ली वी कैन क्रिएट दैट वेल्थ। क्योंकि अगर मान लो वो स्टॉक निकल भी गया मेरे हाथ से, तो भैया 6,000 स्टॉक है मार्केट के अंदर जहाँ आई कैन मेक अ बिग कन्विक्शन। टाइटन जैसी स्टोरी, रिलायंस जैसी स्टोरी और इन्फोसिस जैसी स्टोरी होना इस मार्केट में इंडिया के अंदर थोड़ा सा टफ लगता है। क्योंकि हम सब बात करते हैं कि आपने आईटीसी के शेयर 1996 में 1 लाख लगाया होता तो आज इतना करोड़ हो गया होता। पर आई थिंक इंडिया का तब वो एक जो फेस था ना, वो बहुत अलग था। हम बहुत अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थे, और आज अगर मुझे वो अपॉर्चुनिटी है शायद मुझे अफ्रीका जाना पड़ेगा, ठीक है ना, बिकॉज वो अभी बहुत अंडर डेवलप्ड है, इवॉल्व नहीं है, लोगों के रडार पे भी वो नहीं आया है। आपको याद होगा इन्फोसिस का शेयर अंडर सब्सक्राइब रहा था। इनफैक्ट मनोज भाई ने बताया था CNBC के ऊपर, अंडर सब्सक्राइब रहा था जब वल्लभ भंसाली जी आए थे उसको सब्सक्राइब करने के लिए। और आज जो IPO आने से पहले वो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर उसको ऑलरेडी 100 के मल्टीपल पे लेके आ जाता है। तो वैल्यू है क्या ऑन द टेबल? सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आप किस भाव पे क्या चीज़ खरीद रहे हैं,
और आपको टाइमली स्विच कब करना है। जब भी आपको लगता है कोई चीज़ अंडर वैल्यूड है, आपको बाय करना चाहिए, एलोकेशन बढ़ा देना चाहिए। आई एम नॉट अ बिलीवर ऑफ 50 स्टॉक्स इन अ पोर्टफोलियो। अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपए है मान लीजिए, तो मैं 50 स्टॉक में नहीं लगाऊंगा, मैं शायद 8 या 10 निफ्टी 200 के स्टॉक्स में ही लगाना पसंद करूंगा, जो मुझे लगता है करंट लेवल मिसप्राइज्ड है। और सारे स्टॉक एक बार में मिसप्राइज नहीं होंगे, कभी रिलायंस मिसप्राइज होगा, तो कभी HDFC मिसप्राइज होगा, कभी ICICI बैंक मिसप्राइज होगा, या कभी बजाज ऑटो मिसप्राइज होगा। आई लव टू शफल between these Nifty 200 stocks for my larger portfolio rather than creating a 50 stock portfolio. फिर लॉन्ग टर्म में मैंने देखा है, लोग बोलते हैं कि भाई निफ्टी में पैसा बन जाता है, पर निफ्टी के स्टॉक है जो आज एग्जिस्ट नहीं करते, आरकॉम, यूनिटेक, JP एसोसिएट। तो अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको कॉशियस होकर स्विच टाइमली करना आना चाहिए, आपको खुद की रिसर्च करनी चाहिए, कंप्लीटली एग्री। आपको किसी भी रिसर्च पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी देखा, रिसेंटली कल मैं बात कर रहा था, एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस है, जब इन्फोसिस 1600 पे था तो टारगेट निकाला 1800। अभी इन्फोसिस 1100 है तो टारगेट आ गया 1000 रुपए का। भाई तेरे कहने पे मैंने 1600 पे इन्फोसिस ले लिया कि ये 1800 जाएगा। अब 1600 से जब वो गिरने लग गया तो आपने कोई रिपोर्ट नहीं दी। अब वो 1100 आ गया तो बोल रहे 1000 जाएगा। बीच का गैप कौन कवर करेगा? हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? सो रिसर्च अपनी करनी चाहिए। आई कंप्लीटली एग्री विद बोथ अनुज भाई एंड अमरीश जी। आपको रिसर्च अपनी करनी पड़ेगी और स्विच टाइमली करना पड़ेगा, क्योंकि अब इंडिया डिफरेंट जंक्चर पे है। वी आर वेरी क्लोज टू बीइंग एटलीस्ट ऑन द GDP साइड अ डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो उतने मल्टी बैगर मिलना बहुत रेयर होंगे जो शायद हमें उस वक्त मिल गए। तो दैट्स हाउ वी प्रॉब्ली वर्क आउट। सो वी मेक मनी, वी चर्न क्विकली एंड ट्राई टू मेक इट, एंड वी इन्वेस्ट heavily in lesser number of stocks and ETF to make money on the overall portfolio. So we are not a stock buyer. We always create portfolio. अगर 100 करोड़ है तो 100 करोड़ कैसे इन्वेस्ट करना है, that's it. तो आपके अप्रोच में अमित मेरे हिसाब से मतलब एक बहुत ही एक्टिव इन्वेस्टिंग स्टाइल हो गई For sure, yes. कि अगर आपको एग्जिट करना है तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि नेक्स्ट मेरा बैट कहाँ है। 100%। अनुज भाई का मेरा एक पॉडकास्ट था, अनुज भाई ने किया था CNBC के अंदर। हमने 27 मार्च को वो शो किया था, एंड हमने उसमें बड़ा क्लियरली, हम दोनों का व्यू एक था, मार्केट इज ओवरसोल्ड, लेट्स बाय आउट। आपने अगर उसको ETF भी खरीदे होते तो आपका 2 महीने में 15% ETF बन गया होता। और ETF एक ऐसी चीज है जहां आप अच्छा एलोकेशन कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो को। आपको 5-10 लाख 50 लाख लाने की जरूरत नहीं है, आप उसमें 5 करोड़ भी लगा सकते हो। राइट, ठीक है, तो आप उसमें पैसा बना सकते हो, देन आप कैश आउट करो ना। ठीक है। That's how probably we work. I think which is the new We way are, of we are trying to investing. evolve, and I'll keep learning for next 30 years in the market, where market teaches you lessons every day. This is our learning. Sir has a learning for 40 years. We are learning for last 12 years. Because this is what we are learning now. We think it works as of now. ठीक है। अमरीश जी, आपने कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग की बात करी थी, तो IT सेक्टर अभी टॉक ऑफ द टाउन है। नया बॉटम हर बार बनता है, जब लगता है कि ये बॉटम है तो नया बॉटम मिल जाता है। ठीक है, और नॉट अबाउट जस्ट द इंडियन IT कंपनीज, US में भी, मैं नाम नहीं ले सकता स्टॉक्स का, बट ऑल ऑफ अस नो 6-7 PE पे कुछ स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं US के। तो अब जब कॉन्ट्रा बेट हम बोलते हैं तो जनरली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि पूरा मार्केट जहां बैरिश हुआ पड़ा है, किसी एक सेक्टर को या स्टॉक को बुरी तरह से पीट दिया है, आपको उसमें कहीं वैल्यू दिख रही है और आप बोलते हो कि नहीं यार मैं अगेंस्ट द विंड जा रहा हूँ अभी। ठीक है, IT सेक्टर को कैसे देखते हैं? क्या ये कॉन्ट्रा बेट है या एक ये ट्रैप है, वैल्यू ट्रैप है? इसको कैसे देखते हैं आप? सेक्टर एज अ होल जी, कॉन्ट्रा बेट है। ओके स्पेसिफिक स्टॉक्स कुड बी वैल्यू ट्रैप्स, ओके, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसको। क्योंकि यहाँ पे वी हैव टू सी एज टू हाउ ईच ऑफ दीज कंपनीज दे रीइन्वेंट देमसेल्व्स। क्योंकि सी वी आर नॉट AI क्रिएटर्स। AI क्रिएटर्स बैठे हैं US और दूसरी जगह। वी आर AI कंज्यूमर्स, राइट, बट एज फार एज IT सर्विसेज कंसर्न्ड, यहाँ पे देर इज अ ह्यूज स्पेस फॉर समवन टू ब्रिज बिटवीन द AI क्रिएटर and AI consumer. That space can be taken by the Indian IT companies. अभी इतने कंपनीज हैं, इसमें से who will fit into that has to be seen. So that's the reason I'm saying IT sector, India's IT sector overall will bounce back very well through this method. अभी इसमें कौन से specific stocks fit होंगे वो देखना पड़ेगा. राइट, You can't say that all the stocks will fit in. Because you need to be fleet-footed. ओके, Yeah. I mean, just to give you an example, going back
लास्ट 3 डिकेड्स, कंप्यूटर्स में इंडिया ने कभी चिप्स नहीं बनाए, बट वी बिकेम बिग प्लेयर्स इन द IT स्पेस. सो सिमिलरली यहाँ पे दो वी आर ट्राइंग टू बिकम क्रिएटर्स, वी मे बिकम क्रिएटर्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट देयर इज इनफ टाइम फॉर दैट. पर उसके पहले आई थिंक वी विल बिकम decently large in becoming the bridge. Right. So that's where the game is. So overall IT sector पे you are overweight now. I'm not overweight, Right. but I would be looking at it as a contra bet Right. and picking up those specific stocks which I think Are likely. will become this bridge. Okay. ठीक है. ठीक है. All right. अनुज आपका क्या व्यू है IT सेक्टर पर? देखिए, मेरा व्यू तो IT पे काफ़ी क्लियर रहा है पिछले 6 महीने से. सेक्टर में अभी भी, और एक्चुअली हेडलाइन के हिसाब से मेरा थोड़ा सा अमरीश से कॉन्ट्रा व्यू है. वैसे स्टॉक स्पेसिफिक मेरा भी सेम व्यू है. हेडलाइन के हिसाब से मेरा अभी भी ये व्यू है कि IT एज अ स्पेस अगर आप एक बास्केट बना के छोड़ दोगे तो उसमें शायद पैसा नहीं बनेगा आपका. लेकिन अगर आपने, जैसे दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, बट पिछले 3 महीने से हमने एक व्यू लिया था कि कोफोज, OFSS और टाटा टेक जैसे स्टॉक्स हैं जो कुछ अलग कर रहे हैं, और जहाँ पर थोड़ा सा एक मार्केट ने रिवॉर्ड करना शुरू कर दिया था, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 महीने में 40-40, 50-50% के भी रिटर्न्स बने हैं. ये IT में ना इस समय इशू क्या है किसी को पता नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग. क्योंकि जैसे आपने बोला हर बॉटम पे लगता है कि ये बॉटम है ना, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नया आ जाता है. मेरे ख्याल से अभी while it is fact कि it's a consensus bearish call right now, many times consensus is right, है ना. और consensus इस बार right रहा है पिछले 6 महीने से अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि 3 साल का व्यू हो तो बेट चल जाए. लेकिन उससे पहले क्या एक बार और 10% गिर सकता है कि नहीं गिर सकता IT. मेरा मानना ये है कि Q1 के नंबर्स शायद काफ़ी डिजास्टर्स होंगे IT कंपनीज के, और वहाँ शायद एक और आखिरी बार स्टॉक गिरे. और वहाँ पर मुझे लग रहा है कि जिस दिन मतलब अमरीश भी बोलेंगे ना कि अब तो मैंने भी गिव अप मार दिया है ना, वहाँ पे जाके हो सकता है कि मैं भी जिस दिन बोलूँगा कि नहीं अब तो बस बिल्कुल गिव अप मार दो, अब तो ये नहीं चलने वाला है, वहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा मूव आएगा. लेकिन पता है क्या होता है, एक स्टॉक मार्केट की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ क्या है, जो स्पेस सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म करती है ना, सबसे ज़्यादा विनर्स वहीं से निकल कर आते हैं. अब जैसे कोफोज है या OFSS है या फिर टाटा टेक है, ये क्यों इतना चल रहा है? क्योंकि जो IT के फंड्स हैं उन्हें कहीं तो अपनी बेट लगानी है ना, तो वो छुपने की जगह वहाँ ढूंढते हैं जहाँ पर कम से कम ग्रोथ दिख रही है और कम से कम विजिबिलिटी दिख रही है. तो स्टॉक स्पेसिफिक बेट्स आप अभी भी ले सकते हो. सेक्टर स्पेसिफिक बेट मुझे लग रहा है कि अभी भी इट्स टू लेट टू शॉर्ट मे बी, बट टू अर्ली टू बाय. मैं उसको इस तरीके से देखूंगा. बाकी आई थिंक बॉटम अप स्टॉक पिकिंग अच्छे मौके हैं, लेकिन लार्ज कैप IT में मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ा सा थ्रेट है. एक अच्छी चीज़ जो हुई है ना, कम से कम कंपनी ने रियलाइज़ कर लिया कि इफ़ यू कांट बीट देम जॉइन देम. अब जैसे HCL टेक ने सर्वम में इन्वेस्ट किया, ठीक है, $1.5 बिलियन की वैल्यूएशन पर. अब वो क्या है, $1.5 बिलियन की वैल्यूएशन पे 150 मिलियन डाले. अब वो 150 मिलियन या तो जीरो हो जाएगा, है ना, अगर नहीं चली तो चला गया. तो कैश है, कैश रखा ही है. अब डिविडेंड देने के बजाय कम से कम इन्वेस्ट कर दिया. डिविडेंड तो आपने दे दिया, एक बार में पैसा चला गया, आपने कम से कम इन्वेस्ट किया, जीरो हो गया तो हो गया. अगर लक आपका अच्छा रहा और यही वो 100 बैगर निकल के आ गया IT में, आपके AI में, तो हु नोज. आपको पता है इन्फोसिस के जो पुराने CEO हैं वो OpenAI में अमंग द फर्स्ट इन्वेस्टर बनना चाह रहे थे. विशाल सिक्का जी जब थे तो वो ही वाज अमंग द फर्स्ट वंस हु वांटेड टू इन्वेस्ट इन OpenAI. तब उनको बोर्ड ने नहीं करने दिया या मैनेजमेंट ने नहीं करने दिया. अगर उन्होंने उस समय किया होता तो आज इन्फोसिस की जो सूरत है वो कम्प्लीटली अलग होती है, शायद पूरे सेक्टर की अलग होती है. अगर इन्फोसिस ने उस समय किया होता तो बाकी सब भी करते उसी समय पर. तो ठीक है, अब आगे जाकर होपफुली चीज़ें बदलेंगी. कुछ तो इनको नया करना पड़ेगा. देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, जो ट्रेडिशनल कोडिंग बिजनेस है ना, वो गया. अब वो जो एक आउटसोर्सिंग मॉडल था वो अब अपने लास्ट लेग्स पर है. तो उससे पैसा नहीं बनेगा. जो कंपनियां सिर्फ उसमें रह जाएंगी ना, वो यहाँ पे भी वैल्यू ट्रैप है जो अमरीश ने कहा, वो यहाँ पे भी वैल्यू ट्रैप है. उसमें आप जितना मर्जी पी लगा लो, एक्सेल शीट में जो मर्जी आप पी डाल दो, वो EPS आपका जो आप 100 रुपये लगा रहे हो, हु नोज वो 100 रुपये का 18 भी रहेगा या 20 भी रहेगा या नहीं, किसको पता है. बिल्कुल. तो वो उस चीज़ का ध्यान रखना है. ठीक है, ठीक है. लेट मी जस्ट ऐड वन मोर थिंग. मैंने बताया था कि वी आर लुकिंग एट इट, तो मैंने खरीदने के लिए शुरू नहीं किया. राइट. तो होपफुली Q1 नंबर्स के बाद मुझे शायद और एक अपॉर्चुनिटी मिले.
Right. at much lower levels. Okay. Okay. Amit, आपका क्या view I है? think I'll go with both of them. I think we are accumulating as of now. मुझे लगता है कि आईटी का ये लगभग रॉक बॉटम ऑलमोस्ट है। वो 10% मनोज भाई जो कह रहे हैं 10-15% और अभी, क्योंकि लास्ट आप देखो 2 या 2.5 साल से एक थीम चल रहा है, लॉन्ग नैस्डैक शॉर्ट इंडियन आईटी प्रिसाइजली। जो टीसीएस ने अपना हिट किया था 4500 का, आई थिंक इट वाज मिड 2022 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 22 और 23, आई डोंट रिमेंबर इट राइट। तब से एआई स्टॉक ऊपर जा रहे हैं यूएस के, और जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उनका एक डाउनफॉल है, नॉट ओनली इन इंडियन आईटी। आप एक्सेंचर भी देखो, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, टीसीएस, इन्फोसिस का पीक एक साथ है, Right. इफ यू ट्राई टू रिलेट इट। तो एक नैरेटिव चल रहा है एट लॉन्ग एआई शॉर्ट सॉफ्टवेयर कंपनीज। Right. मुझे लगता है 10-15% के बाद इतनी वैल्यू इमर्ज हो जाएगी, क्योंकि अभी तक P&L पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है विजिबली, एटलीस्ट इन INR फॉर्म। और मैं तो इंडिया का इन्वेस्टर हूँ अभी, सो मुझे INR के अंदर भी इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। हाँ, डॉलर टर्म में 1-2% की ग्रोथ रहती है, दैट्स ओके, बट वो करेंसी वैल्यूएशन तो फिर आपका शुरू से आपको उस डिवैल्यूएशन का फायदा मिलता आ रहा है। वो अभी अगर रुपया 82 से 94 आया है तो उसका आपको रिफ्लेक्ट दिख ही रहा है ना, एंड वो शुरू से दिख रहा है। जो रुपया 1 वर्सेस 7 था तब से वो डिफरेंट दिख रहा है। तो INR में तो ऐसा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि 10-15% अगर और करेक्शन आता है तो इट विल बी अ ग्रेट वैल्यू अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग परस्पेक्टिव। Right. Okay. जब भी ओवरसोल्ड हो खरीदना है, जब फेयरली वैल्यूड रखे और मार्कता ब्रॉडर मार्केट अभी ठीक है तो आप होल्ड करो। लगता है कि मैंने अभी 15% का बना लिया इस स्टॉक के अंदर से, एग्जांपल किसी भी स्टॉक में आईटी के, और ब्रॉडर मार्केट जो है वो अभी खराब होने वाला है, आप प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। यू कैन ट्रेड इन बिटवीन। बट अगर आप बोलो कि 5 साल के बाद क्या होगा, आई एम नॉट इन आईटी। Right. Okay. मुझे लगता है 5 साल बाद तो डेफिनेटली देयर विल बी अ डैम्पनर, गिवन द ओल्ड बिजनेस मॉडल गेट चैलेंज्ड फॉर श्योर। पर जब भी ओवरसोल्ड होगा तब मैं खरीदूंगा। लगता है जब फेयरली वैल्यू रखेगा, एंड ओवरऑल मैक्रो सिनेरियो क्या है, आई विल लव टू ट्रेड इन आईटी सेक्टर टिल द टाइम आई गेट माय कन्विक्शन राइट। ठीक है। मैं पर्सनली कुछ आईटी कंपनीज की डील पाइपलाइंस देख रहा था, और उनमें से कुछ कंपनीज की डील पाइपलाइंस ना, मतलब जैसे एक कंपनी जिसकी 40% डील पाइपलाइन ईयर ऑन ईयर बढ़ी है Q4 के नंबर्स के हिसाब से। पर मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि डील पाइपलाइन तो बिल्ड हो रही है, लेकिन वो रेवेन्यू में नहीं दिख रही है। टॉप लाइन जो ग्रोथ है वो हार्डली सिंगल डिजिट है। अरे लार्ज कैप में तो बहुत ही बुरी हालत है, 2 to 3% है। बट फिर भी चलो आप मिड में जाओगे तो आपको लगेगा ठीक है 10% 11% कुछ दिख रहा है। और ये चीज़ ना मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की, भाई इतना डील पाइपलाइन आपका तेजी से बढ़ रहा है, आपका ऑर्डर बुक बढ़ रहा है, बट वो कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है? तो या तो ये हो सकता है कि जो लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट जब भी आईटी के निकलते हैं 5 years के, वो साइन तो हो गए, लेकिन पीपल आर नॉट एक्चुअली स्पेंडिंग दैट मनी। एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा। एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा, क्योंकि या तो वो वेट एंड वॉच सिचुएशन में कि यार ये एआई का क्या सीन है, हाँ। क्या ये रैली कब तक चलेगी, या किस तरह का एआई डिसरप्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि जो आपने बोला अमरीश जी की जो Q1 के नंबर्स आएंगे वो काफी हद तक, एक तो मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस हुआ था उसका, वेस्ट एशिया जो क्राइसिस हुआ था इसका जो क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि एक्सेंचर के जो नंबर्स आए उसमें $100 million का उनको इम्पैक्ट है। तो आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं हमारी आईटी कंपनीज का भी रहा होगा। बट अनलेस पर्सनली आई सी की डील्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यूज, रियलाइजेशन नहीं है ना, जब तक फंडामेंटली आई स्ट्रगल टू सी कि भाई यहाँ पे कहाँ वैल्यू है। भाई ना एक और चीज़ हुई थी एक्चुअली, पता है हमारी मेमोरी बहुत छोटी होती है ना, रिसेंसी बायस होता है। कोविड के बाद ना 2020 से 2022-23 तक में आईटी इकलौता सेक्टर था जहाँ पे कंपनीज को, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को 30-30% की सैलरी जंप मिल रही थी। मतलब ऐसे लोग थे जो ऑफर लेते थे, उसके बाद रीनेगोशिएट करते थे वहाँ पर, उसके बाद उसको रीनेगोशिएट करके फिर वापस कंपनी से बोल करते थे। तो वो इतना 2 साल में वो कंपनियों ने भी ऐसे इतनी बेंच स्ट्रेंथ बढ़ा ली। आज की डेट में आप देखिए ना, इन कंपनी ने इतने एम्प्लॉयज़ भर लिए। आज की डेट में एंथ्रोपिक के पता 2700 एम्प्लॉयज़ हैं। 2700 एम्प्लॉयज़ पे एंथ्रोपिक का मार्केट कैप पूरी इंडिया की आईटी मार्केट कैप से ज़्यादा है। इतना लीन स्ट्रक्चर उन्होंने बना दिया, उसमें वो काम कर दिया उन्होंने। यहाँ पर हमारी एक कंपनी में 3-3 लाख एम्प्लॉयज़ हैं। तो मतलब वो थोड़ा सा उसका भी एक फ़र्क आ गया था। वो कोविड के बाद जो वो एक फेज़ आया था ना, उसमें सबको लगा था कि सबने उसी को एक्स्ट्राप्लेट कर लिया था। सिर्फ आईटी में नहीं, कई सेक्टर्स में जो आज थोड़ा सा एक बैक टू मीन रिवर्जन वो भी प्ले आउट हो रहा था। फॉर श्योर आई एग्री विद हिम। कोविड के अंदर, कोविड से पहले इन्फोसिस का भाव 600 ही था, उसके बाद 2000 गया। टीसीएस शायद एक अकेला स्टॉक है जो कोविड से लेवल से नीचे मिल रहा है। अदरवाइज एचसीएल तो 400 के भाव पे हुआ करता, आप याद रखो। तो अभी भी उससे भी अभी 300% ऊपर है लगभग एचसीएल टेक का शेयर। तो अभी भी है चांसेस रिवर्स के, बट मुझे लगता है कि अभी जो नैरेटिव है ना
ये जल्दी ही रिवर्स होगा एंड तभी होगा शॉर्ट नैस्डैक, लॉन्ग सॉफ्टवेयर कंपनीज एंड इंडियन आईटी कंपनी. होपफुली आई एम प्रीटी होपफुल अबाउट इट. लेट्स सी हाउ and इट प्ले आउट. possibly in the next 3 to 4 years or maybe next 5 years, जितने एम्प्लॉयज हैं आईटी कंपनी में वो surely कम होने वाले हैं. फॉर And you'll have to have number of these people getting reskilled. जो आज के उनके स्किल सेट से वो चलने वाले नहीं है. बिल्कुल. So we will have much leaner IT companies. Costs कम रहेंगे. Possibly that's the time the margins will move up because everyone would be using AI. राइट. ट्रांजिशन है बिकॉज वी आर द मोस्ट अडेप्टेबल ब्रीड ऑन द अर्थ. अगर इंडियंस अडेप्ट नहीं कर पाएंगे तो शायद कोई नहीं कर पाएगा. एग्री विद हिम. सो एक वो रीस्किलिंग होगा फॉर श्योर एंड अडेप्टेबिलिटी आई थिंक इंडियंस का कोई मुकाबला है नहीं. सो होपफुली And in AI, the most important thing is domain expertise. और domain expertise, India में काफी domain experts हैं. So I think that will be the key. AI का एक्चुअली दैट ब्रिंग्स मी टू AI. सो AI में क्या हो रहा है ना अभी, मतलब आप कोई भी AI कंपनी देख लो जो प्योर AI है, यूएस की जो कंपनीज है मेनली, एक रैली पिछले 2-2.5 साल से ज़बरदस्त रैली है. और इन बिटवीन क्या होता है, एक थोड़ा सा करेक्शन होता है 15%, 20%, ठीक है. और ऐसा लगता है कि अब हुआ AI का हाइप खत्म, अब हुआ, लेकिन खत्म नहीं होता, वापस से फिर एक नई रैली का स्टार्ट होता है. तो अमित आपसे चालू करूंगा कि AI में आपको क्या लग रहा है कि अभी हाइप है, डीपर करेक्शन हो सकता है कि नहीं? जो शैलो करेक्शंस हो रहे हैं बीच बीच में इंटरमिटेंटली 15% हो गया फिर वापस से उतना ही गेन कर लिया, क्या डीपर करेक्शन होने की स्टॉक्स में I think I completely in that camp where I feel this correction should happen anytime soon. Process may have already started 2 days back, and this will continue. Right. Because in Korean market, for example, AI and semiconductor, we talk about 180% return at an index level. Do you think the fundamental has changed in last 1 year? No. It's more a technical rally where a lot of short got squeezed. That's how derivative market works. So I think बहुत फेयरली तो नहीं लगता है. एंड अभी भी आप देखो कि SpaceX के अंदर ही जब आपके स्टॉक का फ्री फ्लोट ही 5% होगा तो आप आराम से मूव कर सकते हो ना. अभी जैसे वो ऊपर गया वैसे ही वो नीचे भी आ गया, आ चुका है. राइट. IPO प्राइस से थोड़ा सा ऊपर आ गया अभी. सो हमें लगता है कि ये काफ़ी हद तक एक ट्रम्प साहब ने काफ़ी अच्छा इसको एक अच्छा प्लेग्राउंड दे रखा है सारी IT कंपनीज को AI के ऊपर. एंड जब तक ये तीनों एक IPO तो अपना आ चुका है, 2 आने अभी एंट्रोपिक के. मुझे लगता है जैसे ही बाकी के दोनों IPO आ जाएंगे और आप पब्लिक से पैसा रेज कर लोगे उसके बाद आई थिंक दैट विल टाइम आई थिंक यू विल सी अ डीपर करेक्शन इन द मार्केट. एज ऑफ नाउ एवरीथिंग लुक्स अपरेंटली लाइक मैनेज्ड वन. जैसे आप देखोगे ना निफ्टी भी बड़ा अच्छा मैनेज्ड है हमारा एंड ऑटोमेटिक बाय सिस्टम है एल्गो के थ्रू. ठीक है. मिड कैप स्टॉक 50-60-70% डाउन है पीक से, पर निफ्टी तो अपना केवल 5-10% डाउन है. सो आई थिंक इंडेक्स मैनेज हो जाता है. तो मुझे लगता है ऐसे ही अभी जो इकोसिस्टम है AI के अराउंड नैस्डैक की कंपनियों का वो मैनेज्ड है. बाकी के दोनों IPO आप आने दीजिए. मुझे लगता है उसके बाद एक डीपर करेक्शन सर्टेनली लगती है इन माय पर्सनल थिंग. अनुज आपका क्या व्यू है AI पे? नहीं, आई एग्री विद अमित. ऑल्सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रेड द न्यूज़. 15 दिन पहले एंथ्रोपिक ने एक ब्लॉग लिखा था उसमें, और एंथ्रोपिक इज द बेंचमार्क फॉर AI, राइट? क्लाउड, आई थिंक एवरीवन एग्रीज, इज परहैप्स द बेस्ट AI टूल. तो उन्होंने एक लिखा था कि अब हमें AI को थोड़ा रोकना पड़ेगा. राइट. क्योंकि उनको एक रिस्क लग रहा है कि एक सोशल अनरेस्ट का रिस्क लग रहा है. अच्छा, एक और चीज़ जो लोग भूल रहे हैं यहाँ पर, एक स्टेज आएगी जिसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी आएगा AI में. बिकॉज सी, भारत जैसे देश में फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट हैव अ स्टेज वेयर AI इज गोइंग टू लीव से 70-80% जॉब्स रिडंडेंट. इतनी वर्कफोर्स का करोगे क्या आप? और सिर्फ भारत में नहीं, हर जगह. तो एक स्टेज आएगी जहाँ पर AI, दो फैक्टर हैं जहाँ पर AI मुझे लग रहा है AI का बबल. देखिए, बबल, पहली बात तो बबल क्या होता है, जिस एसेट क्लास में हम नहीं होते वो बबल हो जाती है ना, जिसमें हम नहीं पार्टिसिपेट कर पाए. ठीक है. तो हर कोई चाहता है कि AI का बबल फूटे क्योंकि पार्टिसिपेट नहीं कर पाए. तो 2 तरीके से बबल फट सकता है. और अच्छा, बबल अगर है भी तो सबसे ज़्यादा पैसा तब बनता है जब वो बबल बन रहा होता है उसमें. ठीक है. तो हु नोज कि यहाँ से और कितना पहले होता था, यहाँ से और 3 गुना पैसा बन जाए उसके बाद ये बबल फूटे. लेकिन 2 तरीके मुझे लगते हैं. जो एक तो जो एंथ्रोपिक ने बात कही और एक और AI कंपनी ने भी कही कि आगे जाकर हमको बड़े ऑर्डर्स अगर मिलते रहेंगे तभी हम सस्टेन कर पाएंगे. क्योंकि AI की भी कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, डेटा सेंटर कॉस्ट, ये सब कॉस्ट बहुत हाई हैं. ईजी नहीं है AI. आज के डेट में अगर आपने क्लाउड का पेड वर्जन भी लिया है, एक स्टेज के बाद आगे कहता है कि आज का हो गया आपका, अब कल आना.
वो आपके टोकन खत्म हो गए पेड वर्जन पे भी, ठीक है। तो एक तो वो हो गया। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि एक स्टेज जहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन अगर आया कि बस अब आप उससे ज़्यादा नहीं जिसको डेवलप कर सकते। अब कई लोग कह रहे हैं कि AI कंट्रोल से ही बाहर जा सकता है। अब मैंने इस बार चैट GPT यूज़ करके अपनी पूरी वैकेशन प्लान की थी, सब कुछ बहुत शानदार रहा था, बस एक चीज़ में गड़बड़ हो गई। तो मैंने उसको लिख दिया कि यार ये तो तुमने कहा था कि ऐसे होगा, तुमने बोला। तो उसने मुझे रिप्लाई बैक किया कि तो बाकी चीज़ें सही रही ना, तो एक गलत हो गया तो क्या हो गया। मतलब ये AI ने बोल दिया मुझे, सोचो। मतलब मैं कहा कि यार ये तो मतलब फिर तो मेरा सामने ट्रैवल एजेंट भी नहीं बोलता इस तरीके से, लेकिन उसने AI ने बोल दिया मुझे इस तरीके से। तो वो कहीं ना कहीं उसका वो तो आता जा रहा है ना वो। तो ये मतलब थोड़ा सा, अब देखिए हम सबके लिए नया है ये, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं एक और आपको बता दूं, रियलिटी है कि अगर आपने AI नहीं सीखी ना, आप बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। प्लस में 26 साल के लड़के स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा बना रहे हैं, सिर्फ एक काम कर रहे हैं, वो स्टॉक मार्केट के अनाउंसमेंट्स को, उनके जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उनको AI के टूल्स में डाल रहे हैं और अपने स्टॉक आइडियाज़ निकाल रहे हैं। अगर आपने कोई इंटरव्यू यूट्यूब पर डाला है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसको आपको जेमिनी पे डालना है, वो आपको सबसे कंसाइज चीज़ देगा। अगर आपने कोई इंटरव्यू कहीं और रिटर्न फॉर्मेट में देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपको फिर क्लाउड पर डालना है, सबसे ज़्यादा वो आपको सही कंसाइज देगा। परप्लेक्सिटी में आपको क्या डालना है, इनमें आपके क्या प्रॉम्प्ट होने चाहिए, ये सब आपको सीखना चाहिए। इस समय मैं सबको एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आपको कुछ सीखना है ना मार्केट में, AI सीखिए। स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा तभी बनेगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट अभी एक प्लेटफॉर्म भी बन रहा है वे यू हैव टू पुट अ क्वेश्चन, दैट प्लेटफॉर्म डिसाइड करेगा ये कहाँ पे जाएगा। राइट, जेमिनी कौन से वाले Yes. मॉडल पे जाएगा। ओके, राइट। AI पे क्या व्यू है आपका अमरीश जी, अदरवाइज स्टॉक्स के बारे में? देखिए, व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ अ बबल बेसिकली मीन्स वैल्यूएशन। वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो गया, इसीलिए शायद बबल फूट सकता है, बट AI इज देयर टू स्टे। इसके बारे में जब बात करते हैं, देन वी टॉक ऑफ .com बबल। .com बबल हुआ था, पर .com तो बंद नहीं हुआ है ना। करेक्ट। इंटरनेट तो चालू है, एंड समथिंग लाइक Amazon became huge, and there are so many other .coms which possibly have gone for a toss. So similarly, right now the sort of AI, the big ones which you are looking at, शायद 5 साल बाद नहीं रहे. There could be new names. So AI is there to stay, but which one stays, which one goes off, we don't know. राइट। क्योंकि आज यदि आप डेटा सेंटर के बारे में बात करते हैं, 3 साल पहले जो डेटा सेंटर सेटअप किए थे, टुडे दे आर रिडंडेंट, ऑलरेडी इट्स गेटिंग रेट्रोफिटेड टू बिकम मोर रेलेवेंट एज ऑफ नाउ। तो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट इन दिस स्पेस। पहले जो हम लोग देखते थे 20-30 साल में चेंज होता है, आजकल 1-1.5 साल के अंदर चेंज हो होता रहा है। है। सो वन नीड्स टू बी क्विक इन दिस। अमेजोन भी तो .com बबल के बाद कितना 70-80% गिरा था, उसके बाद ही तो वो 100 बैगर हुआ है वहाँ से। तो So in fact, I agree with Anuj bhai. In fact, recently in one of my media interaction, I was saying that कि some point of time government will start interfering in. And why? When you see a social unrest कि बस लोगों पे जो काम नहीं होगा तो लोग social unrest create होगा आपका। अगर मैं आपसे बहुत ज़्यादा पैसे में आगे निकल जाऊंगा तो social unrest होगा, बिकॉज गवर्नमेंट का काम है एक इकोसिस्टम बना के रखना जहाँ एक हार्मनी पूरी सोसाइटी के अंदर रहे। और अगर जॉब्स जाएंगे तो फॉर ये होगा, और मुझे लगता है 5 या 7 साल बाद आज से, मार्क माई वर्ड्स, 10 साल भी हो सकता है कि गवर्नमेंट्स इस एजेंडे पे वापस इलेक्शन मैनिफेस्टो में डालना शुरू कर देंगे कि मैं AI हटाऊंगा। राइट, ठीक है, बिकॉज वोट का राइट किसके पास है? रॉबर्ट के पास है, इंसान के पास, इंसान के पास। सो गवर्नमेंट शायद इस एजेंडे पे आने लगे कि भाई मैं AI हटाऊंगा एंड आई विल क्रिएट मोर जॉब्स। ठीक है, ठीक है, आई थिंक ये एजेंडा हो सकता है 5 साल बाद है, 10 साल बाद है, सम पॉइंट ऑफ टाइम इट शुड कम। पर वोटिंग राइट इंसान के पास है, रॉबर्ट्स के पास नहीं है। आई विल इलेक्ट माई गवर्नमेंट। अभी तो फिलहाल लाडली बिटिया लाडली बहना वो ही चल रहा है। वो एक फेज है, होपफुली 10 साल बाद आई थिंक ये वर्ल्ड वाइड, जैसे आज यूरोपियन कंट्रीज क्या कर रही हैं, सब डी सोशलाइज कर रही हैं। एनी किड बिलो 18 शुड नॉट बी गिवन सोशल प्लेटफॉर्म्स। राइट, आज से पहले तो ये नहीं हुआ। आज गवर्नमेंट उस एजेंडा पे प्रमोट कर रही है बिकॉज दे हैव सीन द इल ऑफ इट। कि आप सोशल मीडिया अगर 10 साल के बच्चे को दे दोगे आप, तो उसके इल इफेक्ट क्या हो सकते हैं, वी ऑल रियलाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मुझे लगता है आज से 10 साल बाद गवर्नमेंट भी रियलाइज करेंगे। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ कि कहने की गवर्नमेंट शायद इस एजेंडे पे आने शुरू करें, आई विल क्रिएट मोर जॉब्स एंड रिड्यूस AI। पर पता है क्या है, हो सकता है 10 साल के बाद यहाँ पे अमित जी का पॉडकास्ट चल रहा है और वहाँ पे उनका वोट कोई और दे के आ रहा हो, वो AI तो वो इनको पता भी ना चले, उसके बाद इनको मैसेज आ जाए आपका वोट कास्ट हो गया।
वो रोबो फिल्म में जो दिखाते हैं ना, वो रियलिटी में तो बन सकता है, हु नोज, किसको पता है। अब लेकिन अगर ऐसा हुआ ना भाई तो फिर मैं तो नहीं, देखो पता है क्या, हमको नहीं पता क्या होने वाला है ना अगले 10-12 साल में। तो वोट तो मैं दूंगा। वोट तो हम देंगे। वो तो मेरा कोई दे देगा आपका वोट। वो तो मेरा राइट है। I know how to snatch. वोट आप दोगे पर पॉडकास्ट और कोई करता रहेगा। आपका आजकल तो उसको लेके भी वो चल रहा है, वोट दे पाओगे कि नहीं, वो ऐसा ही यार पता नहीं क्या 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 चल रहा है, सो सर का चल I रहा है। agree with him. My clone has been created. Gaurav has created my clone. He can talk the way. अगर मेरा कोई मीडिया आर्टिकल है इकोनॉमिक साइंस में, so this guy can come in my cabin. He can speak about my ET article. Yes. So he has created a clone. So वो हो सकता है कि पॉडकास्ट मेरा वो कर ले for sure. चलिए वापस भारत के मार्केट पे आता है। तो भारत के मार्केट में अगर आपको एक सेक्टर या थीम अभी चुनना हो जो आपको लगता है कि अच्छी खासी टेलविंड्स है, रिस्क्स कम है यहाँ पर और वेल्थ बनने के चांसेस हैं, वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक है, क्योंकि जनरली अच्छी थीम में ना ऑलरेडी मुझे लगता है मैं जहाँ जाने की कोशिश करता हूँ वैल्यूएशन पूरे ओवर द रूफ होता है। तो अमरीश जी आपसे चालू करना चाहूँगा। देखिए, मेन थिंग, आई मीन द एंड ऑफ एवरीथिंग इज कंजम्पशन। पूरे मार्केट में द फाइनल थिंग इज कंजम्पशन। कंजम्पशन नहीं है तो मार्केट नहीं है। सो कंजम्पशन आई थिंक will continue to be a major theme going ahead. But within this consumption basket, who are the major consumers going ahead? Gen Z? उन लोग को क्या चाहिए? They want experiences. So we need to see as to which are those sectors which possibly give you those experiences. Right. So that is tourism. You have these various platforms, e-commerce का हो, yeah, I mean you have platforms like what Eternal has, District, which gives you those experiences, live experiences. So I think this is what is going to do very well going ahead, and tourism is going to be one of the major ones. Right. Because see, again in India, यहाँ से करीब 30 million टूरिस्ट बाहर जाते हैं। कितने अंदर आते हैं? 10 million. Right. So there is a huge upside if things are put in place and worked out correctly. Even if you take into account NRIs and overseas Indians coming back to India, it doesn't work out to more than 20 million. Right. Thailand का कितना है? 30 million. Dubai, which is much, I mean, it's like as big as Bombay or maybe less than that, 20 million. So I think there's a huge, possibility in this space if things are worked out from. Okay. Okay. Anuj? ये मेरा मानना ये है कि भारत एक गरीब देश है और जो कोशिश कर रहा है एक प्रोस्पेरिटी की तरफ आने के लिए, जो अगले 20-25 साल तक कंटिन्यू करने वाला है। तो एंट्री लेवल कंजम्पशन, और उसमें अगर आप देखें, मैं बहुत बुलिश हूँ इस समय ईवी टू व्हीलर्स पर, ईवी टू व्हीलर्स पर। लेकिन उसमें हर स्टॉक नहीं, क्योंकि उसमें ऐसे स्टॉक भी हैं जिनमें नाम बड़े और दर्शन छोटे, में नाम नहीं लूँगा, पहले ज़बरदस्ती कंट्रोवर्सी हो जाएगी, सबको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसके अलावा देखिए, आप डिलीवरी बॉयज़ जिस तरीके की बाइक्स वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें लिस्टेड प्लेस ढूंढिए, बहुत कम है। एक आध SME स्पेस में हो सकता है, कोई वहाँ हो सकता है, ठीक है ना, उस तरीके के स्टॉक्स हो सकते हैं। एक मुझे लग रहा है कि आपको जहाँ पर फोकस करना चाहिए वो है जो कंपनियां AI को अच्छे से यूज़ कर रही हैं। जैसे बजाज फाइनेंस एक एग्जांपल है, ठीक है ना। अब जो कंपनियां ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स को छोड़कर AI को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगी, ऐसी 2-3 कंपनियां आपको ढूंढनी पड़ेंगी। तो क्योंकि हमारे यहाँ डायरेक्ट AI प्ले तो है नहीं, तो ऐसी कौन सी कंपनियां हो सकती हैं जो उसको यूज़ कर सकती हैं बेसिकली, ठीक है। डेटा सेंटर में कौन कौन सी कंपनियां आगे निकलेंगी, आई थिंक ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, तो सा ये सोचना पड़ेगा। और एक और चीज़ जो मुझे लग रहा है कि आगे जाकर हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी, मुझे लग रहा है कि जो सोलर एनर्जी है ना, सोलर एनर्जी आगे जाकर इंडिया में इसके रेट क्रैश होंगे, ठीक है। आज की डेट में सारी कंपनियां 60-60, 65-65, 70-70% मार्जिन बनाती हैं, क्योंकि गल्फ कंट्रीज़ के पास क्या एडवांटेज थी, उनके पास तेल था पूरा का पूरा, तो तेल अपना उससे उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया। अब हमारा सूर्यदेव लकीली हमारे ऊपर मेहरबान है,
मतलब सबसे गर्म देशों में से हम एक हैं। तो अभी 65-70% जो मार्जिन बना रही ना कंपनियाँ, अगले 2-3 साल ट्रेडिंग बेट अच्छी होंगी ये, लेकिन उसके बाद असली पैसा वो बनाएंगी कंपनियां जो एनर्जी यूज़ कर रही हैं हेविली, ठीक है। उसमें जो कंपनियां अच्छा कर पाएंगी, आई थिंक वो अच्छा करेंगी। आई थिंक प्लेटफॉर्म कंपनीज में थोड़ा सा आपको चुनना होगा, ठीक है ना, क्योंकि प्लेटफॉर्म कंपनी में जैसे इटर्नल अच्छा कर रही है, लेकिन उसके सामने स्विगी देख लीजिए आप, क्या वेल्थ डिस्ट्रक्शन की है स्विगी ने, तो उसमें आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक आप चुन रहे हैं। मुझे लग रहा है कैपिटल मार्केट एज अ थीम यहाँ से भी आउट परफॉर्म करेगी, क्योंकि एक हमको ना चस्का लग चुका है अब स्टॉक मार्केट का, वो जाने वाला नहीं है और ज़्यादा बढ़ने ही वाला है। तो वो थीम जो है ना वो अच्छा करने वाली है। सबको लग रहा है कि वही 10% में आएंगे जो पैसा बनाते हैं, और उस चक्कर में वो करेंगे, और उससे रिलेटेड जो इकोसिस्टम है मुझे लग रहा है वो भी अच्छा करेगा। बहुत बढ़िया। अमित भाई? In my view, I think जैसे okay, in my last statement I said कि इंडिया का जो GDP है वो नंबर 3 नंबर 4 पे है। नंबर 3 है परचेजिंग और पैरिटी के अंदर। इंडिया का एक चैलेंज है हमारा रुपी। अगर हमें रुपी को डेप्रिशिएट होने से रोकना है तो हमें कहीं ना कहीं अपने इम्पोर्ट्स को कम करना पड़ेगा। दैट्स अ गवर्नमेंट एजेंडा ऑल्सो। हम उसमें मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें, खुद का इम्पोर्ट करना बंद करें या एक्सपोर्ट बढ़ाएं। समहाउ ट्रेड बैलेंस और फिस्कल डेफिसिट का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो हमारा ऐसा मानना है कोई भी ऐसी चीज़ जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पोर्ट को सब्सिट्यूट करती है, राइट, उसमें अनिल भाई ने जो कहा कंप्लीटली एग्री। ईवीज, सोलर पावर, जो ऐसे थीम्स हैं जहाँ पे हमारा इम्पोर्ट बिल, खासकर हम क्या इम्पोर्ट करते हैं, हम ऑयल करते हैं, ठीक है, हम गोल्ड करते हैं, हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें करते हैं और डिफेंस करते हैं। एंड आई थिंक चारों चीज़ डिफेंस में आप देखो HAL ने और BEL ने क्या रिटर्न दिए और क्या पहले ऑर्डर बुक थी और इनकी ऑर्डर बुक क्या हो गई। तो कहीं ना कहीं वी हैव टू अलाइन आवर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस विद द गवर्नमेंट प्रोसेस, राइट, जहाँ पे इम्पोर्ट को हम सब्सिट्यूट को हम रिप्लेस कर सकें। सो आई थिंक डिफेंस लुक्स गुड टू अस। कुछ वैल्यूएशन महंगा है, मुझे लगता है करेक्शन के बाद वैल्यूएशन अच्छा हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म स्टोरी स्टिल रिमेन द इंटैक्ट इन डिफेंस, जो इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन है हमारा। दूसरा, ऐसे ही हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी है या जो EV है, ये जो सेगमेंट है जो ऑयल के इम्पोर्ट को सब्सिट्यूट करेगा, ये चीज़ें जो है थीम आने वाले 10 से 15 साल तक काम कर सकती हैं। जैसा आपने देखा पिछले 30 सालों में IT सेक्टर ने 1996 से लेके और 2023 के पीक तक 24% का कैगर दिया है। 24% का कैगर इज समहाउ but we never heard of it at a sectoral level before we have seen this fall down in IT sector, right? तो मुझे लगता है अगर हमें लॉन्ग टर्म थीम चूज करना है तो हमें एनीथिंग विच इज इम्पोर्ट सब्सिट्यूट शुड बी वर्कआउट, एंड खासकर डिफेंस, जब वो थोड़ा वैल्यूएशन उनका रीजनेबल हो जाए, ये दो सेक्टर बहुत अच्छा वैल्यूएशन क्रिएट करेंगे फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। और ये इन्वेस्टमेंट थीम्स हैं। ट्रेडिंग बेट के लिए हमने ऑलरेडी IT किया, उसकी बात कर लिए। ये लॉन्ग टर्म थीम्स के लिए ये दो हम बोले। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। सो वी मूव टू द क्विक क्वेश्चंस नाउ, जस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। सो मैं कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे। एक ही क्वेश्चन, पहले आपसे, फिर आपसे, फिर आपसे। आपको केवल एग्री और डिसएग्री करना है, ठीक है। लेट्स सी कितने डाइवर्स व्यूज हमको आते हैं या सेम व्यू पॉइंट आते हैं, ठीक है। पहला, मोस्ट इन्वेस्टर्स डू नॉट बीट इंडेक्स रिटर्न्स। एग्री। अग्री। एग्री, ओके। तो एक चीज तो एस्टैब्लिश हो गई यहाँ पर कि इंडेक्स बेटर है फॉर श्योर, ओके। डाइवर्सिफिकेशन किल्स योर रिटर्न्स। एग्री टू सर्टन एक्सटेंट, क्योंकि यदि ले इन्वेस्टर है यू शुड डाइवर्सिफाई। इफ यू आर अ वेरी ग्राउंडेड इन्वेस्टर यू शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड। राइट, अनुज? आई एग्री। Agree. As I said, I will not prefer 50 stock portfolio. I'll rather prefer 8. Concentrated. Concentrate. I said वेल्थ it. बनानी है तो कॉन्सेंट्रेट, Concentrate. मतलब रिस्क डिरिस्क करना है तो फिर रिटर्न्स हाँ। हाँ. Will AI create more jobs than it destroys? Amresh ji? मे नॉट बी। Okay, so you disagree with that. या डिसएग्री। I think disagree. Right. अभी तक similar आ रहे हैं views. This is really good. Timing the stock market is impossible. All the time impossible, sometimes possible. Okay. It depends. On stocks you can time, but at index you will never be able to completely time. See, you can time the phases, but you cannot time exact top or bottom. Right. Okay. Yeah. Agree with Anil bhai. We can time the phases, interim phases in between. Perfectly time करना नामुमकिन है. Right. सैलरी से कभी भी रिच नहीं बना जा सकता, ये बहुत नैरेटिव है जो हमें सुनने मिलता है। आपका क्या व्यू है अमरीश जी? Agree as far as past is concerned, disagree if you're talking of the
last few years, post-COVID and pre-COVID and post-COVID. Post-COVID, even salaried employees have made tons of money and wealth. Kyun? Salaries have shot up along with ESOPs. Yeah. Right. That's what has created wealth. No, if you're including ESOP, because ESOP is part of equity, but purely from salary, salary आप कितनी भी दे दो, unless you are a Jeff Bezos or someone like that, salary से मतलब नहीं बनेगा। पैसा नहीं बनेगा, बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक। क्योंकि हाँ ESOP को अगर आप इंक्लूड कर रहे हो तो कई ESOP वालों ने ESOPs लेकिन हर किसी को मिलते भी नहीं है, to be हाँ, हर honest। किसी को बहुत नहीं कम लोग मिलते, को ही हाँ, एलिजिबिलिटी Yes, होती है, फिर yes. उनका वेस्टिंग पीरियड होता है, बहुत सारी चीजें हैं Yes, उसमें। yeah. अमित भाई, आप आई थिंक सैलरी से वेल्थ तो नहीं बनती है, यू कैन नॉट बिकम रिच फॉर श्योर। डज द मिडिल क्लास स्पेंड टू मच मनी ऑन स्टेटस, अमरीश जी? मिडिल क्लास में 2-3 टाइप के हैं. लो मिडिल क्लास, नो. अपर मिडिल क्लास, यस. क्योंकि लो मिडिल क्लास के लिए के पास ज़्यादा फंड्स नहीं है टू स्पेंड. करेक्ट. दे नीड टू मेक देयर एंड्स मीट. पर अपर मिडिल क्लास के लिए पास थोड़ा बहुत एक्सेस फंड्स है एंड दे वांट टू बी ऑन द रिचर क्लास. राइट. तो बिकॉज ऑफ विच दे स्पेंड ऑन स्टेटस. अमित भाई? यार ये तो स्टेट पर डिपेंड करता है. आप ये सवाल पंजाब में पूछोगे अलग आंसर आएगा, यही सवाल आप महाराष्ट्र में पूछोगे अलग आंसर आएगा. आपका क्या आंसर है? चलो मेरे महाराष्ट्र का बात. देखिए इसमें नो वन शू फिट्स ऑल. आई थिंक वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं बहुत करते. sensible. हाँ, तो आई मीन आई थिंक इट्स अ मिक्स्ड. इसमें आई डोंट थिंक अग्री या डिसएग्री का भी हो सकता है. राइट. ओके. अमित? I think I'll go with mix. Knowing his logic, I think I agree with his logic. ठीक है. रियल एस्टेट हैज क्रिएटेड मोर मिलियनेयर्स इन इंडिया देन स्टॉक्स एवर विल. ये एक क्वेश्चन है. आई डोंट नो हु ऑल एग्रीज हियर. आई एग्री. I completely agree. You talk Totally. 200%. राइट. एंड आगे भी ऐसा हो सकता है. टोटली. In selected pocket, yes. सेलेक्टेड पॉकेट. देखो For sure. इंडिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा इशू क्या है? जगह ही नहीं. मतलब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. अभी जैसे मैं मुंबई आया था, मैंने मतलब कलीना में मैंने घर ले लिया. तब 4,000 रुपये पर स्क्वायर फुट था. लोगों को लगा क्या 4,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में कलीना में घर ले रहे हो आप. आज की डेट में उसका रेट 50,000 रुपये पर स्क्वायर फुट हो गया है ना. तो वो मतलब रियल एस्टेट इन इंडिया, प्रोवाइडेड you are with a good developer or you identify good property, you will always make money in real estate. अमरीश जी, आपका क्या है? I agree completely as far as free COVID goes. राइट. I think majority of the people who made tons of money was on real estate as compared to equity. But post-COVID, I would say both are more or less equal. सिमिलर. I think I'll take a specific example in this. We invested in Noida. We got 400% return in last 5 years. Noida Expressway. Wow. Real estate. Amazing. I think none market, no Nifty Bs, no ITBs, no one has given that return. So it depends which pocket do you pick. Exactly. Right. In fact, in my mind, I have divided the markets. So if I'm getting into North, I'll invest into real estate because North में वो जो belief है ना, वो real estate में बहुत ज़्यादा है कि भैया मैं real estate ले लूँगा. जिस पे भी पैसा आता है उसका मैं real estate ले लूँगा. If I come to West, तो है कि stock market में लगा दो. ठीक है. At the same time, we invested into Ahmedabad. We have never made money in Ahmedabad in last 10 years. It's hardly 50% versus 400%. So you have to choose the market कि वहाँ का जो local sector of society है, what they believe in. Say South believe in gold completely. Right? North believe in real estate. West believe in stocks. East is a combination of both because now the government has changed. So we see how it shape up. But that's how you can divide the zones of India. That's a very good way of looking at India. कि कहाँ पे क्या Absolutely. ज्यादा ट्रेंड. नॉर्थ में किसी से बात करो, उस पे 1,000 करोड़ हो, 100 करोड़ हो या 5 करोड़ हो, वो रियल एस्टेट तो ले ही लेता है. एक प्लॉट लेके डाल दिया जी छोटा सा, वो ऐसे. और Buying a house before 35 is a mistake. Riji? Depend on the person. Because if you feel that you require the security, then it's best to buy a house whenever possible. So that after that, whatever investments you make, at least you have a stable mind. Because it's very difficult to make good investments if you're worried. If you keeping on worried about your security. ठीक है. So it depends on the person. Because if a person is feeling safe, staying in a rented place and then making investments, perfectly fine. But most of the Indians don't think that way. अनुज भाई? Disagree. I too bought my house at 26 and I think I could buy it then. At 46, I find it tough to buy now. Right. Okay. So you should buy as
early as possible in your career. Your first house, you should look to buy as early as possible. राइट, बट वो कहीं करियर की डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट करता? नहीं, आपके नहीं, केस क्यों? में मे बी यू पॉसिबल इन यू कि मुंबई में रहना है आपको। देखो, इतनी तो आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए ना कि अगर आप 25 साल की उम्र में अगर एक 25,000 की EMI का घर ले रहे हो, इतनी तो आपकी क्षमता है कि कुछ नहीं भी करोगे तो भी 25,000 रुपये तो कहीं और से भी कमाई लोगे यार। ठीक है। आज की डेट में अगर मैं करूंगा, जब जिसमें मेरा वर्किंग लाइफ स्पैन, आज की डेट में अगर मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने निकाल दिया तो मुझे नहीं पता कि मेरा अगला चेक कहाँ से आएगा। 25 साल की उम्र वाले को पता होना चाहिए कि यार क्या फर्क पड़ता है, अगर यहाँ से निकाल दिया तो कहीं और हो जाएगा। मतलब ऐसा क्या है, मुंबई में नहीं रहूँगा, कहीं और रहूँगा, घर बेच दूंगा तब जब मैं मूव आउट करूँगा तो। लेकिन सी यू कांट प्लान योर लाइफ बेस्ड ऑन कि ये मतलब, और लेवरेज लेने का बेस्ट समय एक्चुअली इज व्हेन यू आर यंग, नॉट व्हेन यू आर ओल्ड एक्चुअली। अमित? I agree. Earliest you can take the house, that's better for you because ultimately आज तक इंडिया में I think हम सभी एग्री करेंगे, रियल एस्टेट क्राइसिस नहीं आया है, क्रैश तुमने देखा। वी हैव नेवर सीन द लेमन ब्रदर क्राइसिस इन इंडिया बिकॉज डिमांड इतनी ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे सिंगल फैमिली कल्चर आ रहा है और अब तो सोलो फैमिली कल्चर भी आ रहा है, ठीक है, आई थिंक डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। अगर आपने गलत इन्वेस्टमेंट भी किया आपको एग्जिट तो मिल जाएगा बेट्स अवे, सो सूनर इट इज़ बेटर। अनुज भाई बोले 25-26 उन्होंने लिया, बहुत अच्छा किया। आई थिंक आइडली यू शुड टेक इट ऑन अ फर्स्ट सैलरी। Once you have a stability, you should take it because वो compounding अपने आप चलता जाता है and give you a lot of emotional satisfaction. All of us are in fact conditioned that way. Absolutely. कि जितना जल्दी हाँ, हो सके अपना घर कि भाई बनाओ। घर अपना होना चाहिए यार, एक तो होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट बाद में करो ना करो, अपना घर तो अपना घर होना अपने को चाहिए। छत होनी चाहिए। हाँ, छत होनी चाहिए, दैट गिव लॉट ऑफ कंफर्ट। अभी आपको कोविड से पहले आप देखा होगा नैरेटिव चल रहा था, रेंटल यील्ड 2% है, शुड आई इन्वेस्ट? अभी उन सब नहीं लिया ना कोविड में, कोविड के बाद वो नैरेटिव भी खत्म हो गया अभी कि 2% रेंटल यील्ड पे मैं क्यों ही लूँ भाई, फिर क्यों लिया? अभी नोएडा में 400% रिटर्न क्यों आया, फिर क्यों ही लूँ? सो आई थिंक इमोशंस का कोई मुकाबला कर नहीं सकता है। बिल्कुल। SIPs आर ओवररेटेड अमरीश जी और नॉट? No, because see, that's the only way which brings discipline to undisciplined investors, and most of the investors are non-disciplined. Totally agree with Amrish, 100%. I think SIP is a must because अगर आपको डिसिप्लिन के साथ पैसा बनाना है, you will make a lot of wealth in SIP. Agree. It's a substitute to recurring deposit, what used to happen. Yeah. So there is no point. I think you small save and you make big money in the longer run. My last one, social media has made stock investing worse. I mean, it gives you too much of information ठीक है। and too many tips. If you are able to cut the noise and filter it, you can utilize it. If not, it's a disaster. I think he's hit the nail on the head completely. मतलब बिल्कुल इट्स जैसे कहते हैं, अगर आप मतलब देयर सो मेनी स्टॉक्स आई हैव बीन एबल टू फाइंड आउट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बट अगर सोशल मीडिया से मैं हर स्टॉक ले लूंगा तो बंटाधार हो जाएगा मेरा, तो यू हैव टू फिल्टर इट आउट। I agree with you. हम लोग बड़ा नेगेटिव, एक हमें लगता है, मैंने एक पॉडकास्ट में भी बोला था, अगर आप न्यूज़ पे काम करोगे तो आप न्यूज़ बन जाओगे। सो आई थिंक इट्स बेटर यू शुड अवॉइड दैट, इट्स बेटर यू डू योर ओन रिसर्च, दैट्स व्हाट वी डू। So on that note, thank you gentlemen. Thank you. बहुत मजा आया बात करके, बहुत सारे insights मिले, and I look forward to do it one more time if time permits. Sure. थैंक यू। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जोर से सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन चाहिए, और जब आप सब्सक्राइब करते हो हमें ह्यूज मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपसे जल्दी ही मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।